आज इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक तथा लवण के अभ्यास का सभी प्रश्न करने वाले हैं। पेज के जितने भी प्रश्न हैं हम लोगों ने एक एक करके सभी का आंसर कर लिया है और समझ लिया है। तो चलिए आज अभ्यास का जो पेज नंबर 37 पे है प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो हम जानते हैं कि विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका मतलब है कि वह क्या होगा, वह क्षारकीय होगा। वह क्या होगा, क्षारकीय होगा। और क्षारकीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। तो विकल्प में हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो 7 से अधिक है। तो यहाँ पर स्पष्ट होगा कि ये जो 10 दिया हुआ है यह सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। प्रश्न है इस विलयन में क्या होगा। तो देखिए, अंडे के पिसे हुए कवच में कैल्शियम धातु होगा क्योंकि यह कैल्शियम का यौगिक होता है। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि जो गैस निकल रहा है चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो यह CO2 होगा। इसलिए दिए हुए विकल्प में HCl होगा क्योंकि यह अम्ल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। यहाँ समझते हैं। यहाँ पर NaOH जब कितना है 10 ml, तो HCl कितना है 8 ml, ये उदासीन करता है। तो कह रहा है कि NaOH का अब 20 ml जब लेंगे, दुगना कर देंगे, तो इसको भी दुगना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 ml। तो इसलिए यहाँ पर 16 ml सही उत्तर होगा। ठीक है। चौथा प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो दिए गए विकल्पों में से एंटासिड होगा। क्यों होगा, अपच कब होता है, जब हमारा पचने वाला भोजन अधिक अम्लीय हो जाता है। तो जब क्षारक के रूप में एंटासिड लेते हैं तो वह अम्लीय भोजन अपना अम्लीय प्रभाव कम कर देता है। पांचवा प्रश्न, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा बाद में संतुलित समीकरण लिखिए। यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए यहाँ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस दानेदार जिंक, ये हो गया शब्द समीकरण। एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको हम बोलेंगे शब्द समीकरण। अब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यहाँ हो गया H2SO4 और जिंक क्या है Zn। एरो ये अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस H2 बनाएगा, यहाँ विस्थापन की अभिक्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। आइए पहले शब्द समीकरण लिखते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जोड़ मैग्नीशियम पट्टी एरो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हो गया शब्द समीकरण। अब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस मैग्नीशियम पट्टी Mg एरो MgCl2 प्लस H2, ये गैस हो गया। अब C दिया हुआ है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस एल्युमिनियम चूर्ण एरो एल्युमिनियम सल्फेट जोड़ हाइड्रोजन गैस, ये शब्द समीकरण। अब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस एल्युमिनियम क्या होगा Al एरो Al2SO4 होल 3 प्लस H2, और जब संतुलित करेंगे तो यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ चौथा डी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस लौह रेतन एरो लौह क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लौह रेतन Fe एरो लौह क्लोराइड, तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2, ये हो गया इसका रासायनिक समीकरण।
अब छठा नंबर प्रश्न, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। तो देखिए हमारे एनसीईआरटी बुक में स्पष्ट रूप से ये क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। अल्कोहल एवं, उत्तर होगा अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में हाइड्रोजन होता है, लेकिन यह अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करता है क्योंकि वह H+ आयन में नहीं टूटता। देखिए यहाँ क्रियाकलाप करेंगे, क्या करेंगे क्रियाकलाप, तो निम्न प्रकार से जब उपकरण सजाएंगे तो हम देखेंगे कि बल्ब नहीं जलता है। ये है एक उपकरण जिसे हम एनसीईआरटी बुक के फिगर में देख सकते हैं। ये है आश्रित जल, यहाँ स्विच है, यहाँ बल्ब है, यहाँ बैटरी है, ये लोहे की कीलें हैं दो है, और ये कार्क है और इसमें वायर लगा हुआ है इस तरह से। तो स्विच ऑन कर देंगे, देखेंगे कि बल्ब नहीं जलता, यही लिखा हुआ है। पहले पढ़ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो जब इसमें अल्कोहल डालेंगे तो देखेंगे कि बल्ब नहीं जल रहा है, अर्थात अल्कोहल विद्युत का चालन नहीं करता है। नहीं करने का मतलब H+ आयन में नहीं टूटता है। लेकिन जब इसमें अम्ल डालेंगे तो देखेंगे कि बल्ब जलने लगा, अर्थात अम्ल H+ आयन का निर्माण कर देता है और इसलिए इसकी प्रवृत्ति अम्लीय हो जाती है और बल्ब जलने लगता है। तो निम्न प्रकार से जब उपकरण सजाएंगे तो हम देखेंगे कि बल्ब नहीं जलता है क्योंकि आश्रित जल में भी H+ आयन नहीं टूटता है। फिर इस जल में अल्कोहल या ग्लूकोज डालेंगे तो हम पाते हैं कि बल्ब फिर भी नहीं जल रहा है, अर्थात अभी भी H+ आयन का निर्माण नहीं हुआ है। पुनः इसमें अम्ल को डालेंगे तो हम पाते हैं कि बल्ब जलने लगता है। स्पष्ट है कि विलयन में H+ आयन का निर्माण हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त प्रश्न की उत्तर की पुष्टि या सत्यापन हो जाता है। तो इस तरह से हम यदि प्रश्न का उत्तर लिखें अपने शब्दों में तो इस तरह के प्रश्न में पूरे के पूरे अंक हमको एग्जामिनर देंगे होता है। 7वां नंबर प्रश्न, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता। चलिए उत्तर समझते हैं। आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसमें H+ आयन का निर्माण नहीं होता आश्रित जल में, जबकि वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है, अर्थात विद्युत का चालन करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिली होती हैं जिसके कारण यह अम्लीय हो जाता है और यह H+ आयन का निर्माण कर देता है। देखिए वर्षा का जल नीचे से तो आश्रित जल ही ऊपर जाता है, किंतु वायुमंडल में CO2, SO2 बहुत सारे ऐसे गैस हैं जो उस आश्रित जल में मिल जाते हैं, अर्थात भाप में मिल जाते हैं, और जब वर्षा होती है तो साथ में नीचे आते हैं तो उसमें H+ आयन का निर्माण होता है, इसलिए यह विद्युत का चालन करने लगता है क्योंकि यह अम्लीय हो जाता है। 8वां नंबर प्रश्न, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? देखिए छोटा प्रश्न है किंतु बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है क्योंकि बिना जल के अम्ल H+ आयन नहीं देता है। और एक बात स्पष्ट है कि जब H+ आयन नहीं होगा तो अम्ल अपना अम्लीय प्रभाव प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 विलयनों A, B, C, D, E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7, 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन, अब प्रश्न है आगे, उदासीन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, कह रहा है प्रश्न उदासीन है, तो कौन उदासीन है? तो हम जानते हैं कि जिसका pH मान 7 होता है वह उदासीन होता है। तो D क्या है? 7 है pH मान D का, तो कौन सा उदासीन होगा? D उदासीन होगा। अब B नंबर प्रश्न, प्रबल क्षारकीय है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रबल क्षारकीय मतलब 7 से जो अधिक होगा क्षारकीय होगा, किंतु जो सबसे अधिक होगा वह प्रबल क्षारकीय होगा। तो इसमें C जो है इसका 11 है। 9 भी क्षारकीय है किंतु 9 से ज़्यादा C प्रबल क्षारकीय होगा, तो 11 है इसका। तो इसमें प्रबल क्षारकीय क्या होगा? C। अब प्रबल अम्लीय समझते हैं। 7 से जिसका कम होगा वह अम्लीय होगा, तो 1 और 4 अम्लीय हैं, किंतु
जिसका सबसे कम होगा वो प्रबल अम्लीय होगा। तो यहाँ बी का पीएच मान है 1, तो यह प्रबल अम्लीय। बी प्रबल अम्लीय है क्योंकि इसका पीएच मान सबसे कम 1 है। अब दुर्बल अम्लीय, तो 7 से कम होगा जिसका, वो दुर्बल होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7 से कम में कौन सा है, 4 है, 1 है, तो 1 चिन्हित हो गया है। 4 जो है कमजोर अम्लीय होगा बी से, तो यह हो जाएगा दुर्बल अम्लीय। ये दुर्बल अम्लीय है क्योंकि इसका पीएच मान 4 है। अब दुर्बल क्षारकीय, ई दुर्बल क्षारकीय है क्योंकि इसका पीएच मान है 9। हम जानते हैं कि क्षारकीय कब होगा, 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक में 11 है, 9 है, 11 को हम चिन्हित कर चुके हैं प्रबल क्षारकीय। तो दुर्बल क्षारकीय कौन सा होगा, ई। तो यहाँ पर ई दुर्बल क्षारकीय है क्योंकि इसका पीएच मान 9 है। अब प्रश्न कह रहा है कि पीएच मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले सी है, उसके बाद ई है, उसके बाद डी है, उसके बाद ए है और उसके बाद बी है। ये किसके रूप में है, ये किसके संदर्भ में है, तो हाइड्रोजन आयन के संदर्भ में। तो ये सी में हाइड्रोजन आयन कम, इसके बाद ई में, इसके बाद डी में, इसके बाद ए में, इसके बाद सबसे ज़्यादा बी में होगा। और यहाँ बी क्या है, सबसे प्रबल अम्लीय है। तो इस तरह से ये हमने सजा दिया है। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। परखनली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी लीजिए। परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा प्रखनली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस प्रखनली में अधिक तेज बुदबुदाहट होगी। अब देखिए यहाँ ए में HCl रखा हुआ है, इसमें CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल रखा हुआ है। हम जानते हैं कि HCl अम्ल जो है एसिटिक अम्ल से प्रबल है। तो ये प्रबल अम्लीय है, ये दुर्बल अम्लीय है और समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी डाली जाती है। तो देखिए यहाँ उत्तर क्या होगा, प्रखनली ए में तेज बुदबुदाहट होगी क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल होता है, इसलिए यहाँ रिएक्शन भी अधिक होगा। तो HCl वाले में अर्थात यहाँ जो फिगर बना है ए वाले में तेज बुदबुदाहट होगी, जबकि एसिटिक अम्ल वाले में कम बुदबुदाहट होगी। तो इससे ज़्यादा अब प्रश्न इसमें डालेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ये भाग 1 के रूप में रख लेते हैं और इसके अगले भाग 2 में शेष जितने भी प्रश्न हैं अभ्यास के सभी हम लोग समझ के साथ समाप्त कर लेंगे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।